नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हेमंत स्वामी हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हमारा अध्ययन का विषय रहेगा कक्षा 11 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका आरव प्रथम का 5वां अध्याय है घर की याद, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो उन काव्यांश का यहाँ अध्ययन करेंगे, घर की याद कविता के काव्यांश का। चूँकि अध्याय बड़ा है तो दो भागों में इसकी व्याख्या का अध्ययन करते हैं। तो प्रथम भाग यहाँ प्रस्तुत है। तो कविता पढ़ने से पूर्व, उसकी व्याख्या करने से पूर्व कविता का सारांश जान लेते हैं। ये कविता उस समय लिखी गई है जब कवि एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जेल में कैद थे। तो जेल में रहने पर उन्हें अपने घर की व परिवारजन की याद सताती है और वही मार्मिक दृश्य यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सताती है, कि घर से दूर होने की पीड़ा सताती रहती है जब वो जेल प्रवास में रहता है। कवि की स्मृति संसार में उनके प्रियजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। उसके याददाश्त में, अर्थात जब वो जेल में बंद होता है तो एक एक परिवारजन उसे याद आते जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। सावन के बादलों को देखकर कवि को घर की याद आती है। वह घर के सभी सदस्यों को याद करता है। उसे अपने भाइयों व बहनों की याद आती है। उसकी बहन भी मायके आई होगी। कवि को अपनी अनपढ़ पुत्र के दुख से व्याकुल परंतु स्नेही में माँ की याद आती है। वह पत्र भी नहीं लिख सकती है चूँकि वह निरक्षर है। कवि को अपने पिता की याद आती है जो बुढ़ापे से दूर है, अर्थात उन पर बुढ़ापा व्याप्तता नहीं है। वे दौड़ सकते हैं, खिलखिला सकते हैं। वे मौत या शेर से नहीं डरते हैं। उनकी वाणी में युवाओं के समान जोश है। आज वे गीता का पाठ करके दंड लगाकर जब नीचे परिवार के बीच आए होंगे तो अपने 5वें बेटे अर्थात स्वयं कवि को न पाकर रो पड़े होंगे। माँ ने उन्हें समझाया होगा। कवि सावन से निवेदन करता है कि तुम खूब बरसो, किंतु मेरे माता पिता को मेरे लिए दुखी न होने देना। उन्हें मेरा संदेश देना कि मैं जेल में खुश हूँ, मुझे खाने पीने की दिक्कत नहीं है, मैं स्वस्थ हूँ। उन्हें मेरी सच्चाई मत बताना कि मैं निराश, दुखी व असमंजस में हूँ, क्योंकि सच्चाई उन्हें बताएंगे तो उन्हें भी पीड़ा होगी, दुख होगा। कि हे सावन, तुम मेरा संदेश उन्हें देकर धैर्य बंधाना। इस प्रकार कवि ने घर की अवधारणा का चित्र यहाँ प्रस्तुत किया है। तो कविता का अध्ययन करते हैं। देखो, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। तो आज पानी गिर रहा है से तात्पर्य है वर्षा है, और नीचे यहाँ आया है कि बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। तो यहाँ बहुत पानी गिर रहा है में अश्रुधारा प्रवाहित होने से है। तो यहाँ शब्द समान है किंतु अर्थ इनके भिन्न भिन्न हैं, तो यमक अलंकार है। तो प्रथम बार है जो पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, तो इसमें यहाँ वर्षा होने से तात्पर्य है, और दूसरे पद में बहुत पानी गिर रहा है से अश्रुधारा प्रवाहित होने से है। घर नजर में तिरना अर्थात उसको याद आना, और घर खुशी का पूर है। पूर मतलब परिपूर्ण। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। तो परिताप से तात्पर्य है दुख। दुख इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने भाई को वहां देख नहीं पाती है। तो वह तो मायके आई है अपने पिता के घर, लेकिन जब वो अपने भाई को नहीं देखती है तो दुखी हो जाती है। घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहिने, बुझा भाई प्यार बहिने। तो यहाँ उपमालंकार है भुजा भाई प्यार बहिने में, कि भुजा, उनके चारों भाई भुजाओं के समान बलिष्ठ व कर्मशील हैं, और
बहनें जो हैं वो प्रेम का भंडार हैं। तो यहाँ उपमा अलंकार है। इसका भावार्थ देखते हैं। व्याख्या। कवि बताता है कि आज बहुत तेज बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, अर्थात आज बहुत तेज बारिश हो रही है, रात भर वर्षा होती रही है। ऐसे में उसके मन और प्राण घर की याद से घिर गए हैं। बरसते हुए पानी के बीच रात भर घर कवि की नजरों में घूमता रहा है, अर्थात उसे याद आता रहा है। आंखों से अश्रुधारा बहती रही है। उसका घर बहुत दूर है, परंतु वह खुशियों का भंडार है। कि उसका घर यहाँ कारागार से अर्थात जेल से दूर है, लेकिन वह खुशियों से परिपूर्ण है, खुशियों का भंडार है। उसके घर में 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। तो बहन मायके में यानी पिता के घर आई है। यहाँ आकर उसे दुख ही मिला है, क्योंकि उसका एक भाई यहाँ जेल में बंद है। स्वयं कवि भवानी प्रसाद। घर में आज सभी एकत्र होंगे, वे सभी आपस में जुड़े होंगे, मिले होंगे। उसके 4 भाई व 4 बहनें हैं। चारों भाई भुजाओं के समान हैं और बहनें प्यार हैं। तो ये बताया गया है कि भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ है, तथा बहनें स्नेह की प्रेम का भंडार हैं। तो इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं कि सावन के महीने का स्वाभाविक वर्णन प्रस्तुत है। यहाँ घर की याद आने के कारण स्वाभाविक अलंकार है। तो पानी गिर रहा है में यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तथा आवर्ती होने से अनुप्रास अलंकार है। बार बार शब्दों की, समान शब्दों की आवर्ती हो रही है। घर नजरों में तिर रहा है में चाक्षुष बिंब है, अर्थात आंखों का बिंब प्रस्तुत हुआ है, तो चाक्षुष बिंब है यहाँ। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। बुझाबाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का सुंदर प्रयोग किया गया है। संयुक्त परिवार का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत है। इसके अतिरिक्त हम वो कॉमन लिख सकते हैं कि भाषा तो यहाँ सहज सरल खड़ी बोली हिंदी है। शैली यहाँ दोनों है, भावात्मक है और प्रश्नात्मक शैली है। और छंद यहाँ कोई है नहीं, छंद मुक्त रचना है। गुण यहाँ माधुर्य हो जाएगा और इसके साथ रीति वैधर भी हो जाएगी। शब्द शक्ति यहाँ अभिधा और लक्षणा दोनों ही है। और अलंकार प्रत्येक पद में अलग अलग हैं, जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं। अगला देखते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, अर्थात डूबी हुई। माँ की जिसकी गोद में से रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा, प्रेम रूपी धारा, रूपक अलंकार का यहाँ तक भी पसारा, पसारा अर्थात फैलाव, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र आता। चूंकि वह निरक्षर है इसलिए पत्र नहीं भेज सकती है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। पिताजी के ऊपर बुढ़ापा हावी नहीं है, उनको एक क्षण भी नहीं लगता है कि वो बुढ़ापा में है। वो युवाओं के समान खिलखिलाते हैं, दौड़ लगाते हैं, व्यायाम करते हैं। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। तो मौत से भी उनको हिचकिचाहट नहीं होती है और शेर को देखकर भी डर नहीं लगता है। बोल में बादल गरजता। तो यहाँ उपमालंकार है कि उनकी जो वाणी है उसमें बादल के समान गर्जना है। काम में झंझा लरजता, यहाँ भी उपमा है कि उनके जो कार्य है उसमें तूफान के समान वेग होता है। झंझा का अर्थ होता है तूफान। व्याख्या देखते हैं पूर्ण। सावन की बरसात में कवि को घर के सभी सदस्यों की याद आती है। उसे अपनी माँ की याद आती है। उसकी माँ अनपढ़ है, निरक्षर है, उसने बहुत कष्ट सहन किया है, वह दुखों में ही रची हुई है। और उसको एक और बड़ा दुख मिल रहा है कि उसका जो पुत्र है वो जेल में बंद है। माँ बहुत स्नेहमयी है, प्रेमिल है। उसकी गोद में सिर रखने के बाद दुख शेष नहीं रहता है, अर्थात दुख का अनुभव नहीं होता है जब माँ की गोद मिल जाती है, क्योंकि वो स्नेहमयी है। माँ का स्नेह इतना व्यापक है कि जेल में भी कवि उसको अनुभव कर रहा है, वहां तक माँ का प्रेम फैला हुआ है। वह लिखना
भी नहीं जानती। चूंकि वह निरक्षर है तो लिखना नहीं जानती, इस कारण उसका पत्र भी नहीं आ सकता है। कवि अपने पिता के बारे में बताता है कि वे अभी भी चुस्त हैं, युवाओं की तरह फुर्तीले हैं। बुढ़ापा उन्हें एक क्षण के लिए भी आगोश में नहीं ले पाया है, अर्थात बुढ़ापा उन पर हावी नहीं हो पाया है। वे आज भी दौड़ सकते हैं, युवाओं की भांति ही दौड़ सकते हैं तथा खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। वे इतने साहसी हैं कि मौत के सामने भी हिचकते नहीं हैं, उनको हिचकिचाहट घबराहट नहीं होती है तथा शेर के आगे भी डरते नहीं हैं, भयभीत नहीं होते हैं। उनकी वाणी में ओज है, अर्थात युवाओं के समान उनकी वाणी है, उसमें बादल के समान गर्जना है। तो उनकी वाणी युवाओं की तरह ही बादल के समान गर्जना है। जब वे काम करते हैं तो उसमें तूफान भी शर्मा जाता है, अर्थात तूफान के समान ही तीव्रता है, तेज गति से काम करते हैं। इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। माँ के स्वाभाविक स्नेह तथा पिता के साहस व जीवन शैली का सुंदर व स्वाभाविक वर्णन है। माँ की गोद में सिर रखने से चाक्षुष बिंब साकार हो उठता है। पिता के वर्णन में वीर रस का आनंद मिलता है। अभी भी की आवृत्ति में अनुप्रास अलंकार है। बोल में बादल गरजता तथा काम में झंझा लरजता में उपमा अलंकार है। भाषा सहज व सरल खड़ी बोली हिंदी है और बाकी वो सारे सेम है। यहाँ शैली भावात्मक प्रश्नात्मक है, गुण माधुर्य रीति वैधर भी है, शब्द शक्ति लक्षणा और अभिधा दोनों ही है। बाकी अलंकार बता दिए है। अगला देखते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुग्धर हिला लेकर मुठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नजर में तिर रहा है। चार भाई चार बहिने भुजा भाई प्यार बहिने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनकी पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। कवि अपने पिता के विषय में बताता है कि आज वे गीता का पाठ करके, तो नित्य वो गीता का पाठ करते हैं, तो आज वे गीता का पाठ करके और नित्य ही व्यायाम करते हैं, तो आज भी वो व्यायाम करके 260 दंड बैठक लगाकर मुग्दर को दोनों हाथों से हिलाकर, मुग्दर वो लकड़ी का बना हुआ होता है जो पहलवान प्रयोग में लेते हैं, उससे एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं। तो मुग्दर को दोनों हाथों से हिलाकर वह उनकी मुठों को, अर्थात उनके जो पकड़ने का हत्था होता है, उन दोनों को मिलाकर जब वो नीचे आए होंगे, अर्थात उसको रख कर नीचे आए होंगे, तो उनकी आंखों में पानी आ गया होगा अपने प्रिय पुत्र को याद करके। कवि को याद करके उनकी आंखें नम हो गई होंगी। कवि को घर की याद सताती रहती है। घर में चार भाई और चार बहनें हैं जो सुरक्षा व प्यार में बंधे हुए हैं, अर्थात भाई जो है, ये पूर्व में बता चुका हूँ, भाई भुजाओं के समान बलिष्ठ व कर्मशील हैं और बहनें जो हैं वो स्नेह की प्रेम की भंडार हैं। तो भाई भुजा के समान कर्मशील व बलिष्ठ है तथा बहनें स्नेह का भंडार है। उन्हें खेलते या खड़े देखकर पिताजी को पांचवें पुत्र की याद आई होगी, अर्थात कवि भवानी की। और वे जिन्हें कभी बुढ़ापा नहीं व्याप्तता है, वो युवाओं के समान जोशीले रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, वो भी कवि का नाम लेकर उसकी याद आकर रो पड़े होंगे। इसका शिल्प सौंदर्य देखते हैं। पिता के संस्कारी रूप, स्वस्थ शरीर व भावुकता का वर्णन है। यहाँ दृश्य बिंब उपस्थित है। संयुक्त परिवार का आदर्श रूप प्रस्तुत है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली हिंदी है। भुजाबाई में उपमा व अनुप्रास अलंकार है। खड़ी बोली में प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति है। मुक्त छंद है। बाकी वही रहेंगे सेम। अगला देखते हैं। पांचवा, मैं हूं अभागा जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे मतलब तुच्छ,
क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। सुहागा अर्थात अत्यंत प्रिय, कि उनके जो सोने के समान गुणवान बेटे हैं वो भी आज तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि उनका यह अत्यंत प्यारा पुत्र उनके रहते हुए भी कहाँ, जेल में बंद है, इसलिए उनको हेटे कहा है। कवि कहता है कि वह उनका पांचवा अभागा पुत्र है। अभागा इसलिए कहा है कि वो अपने परिवार से दूर है। वह उनके साथ नहीं है, परंतु पिताजी को सबसे प्यारा है। वह पुत्र जो है पांचवा अर्थात भवानी, वह सबसे प्रिय पुत्र है। जब भी कभी मेरे बारे में चर्चा चलती है तो वे भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी आंखें नम होने लगती हैं। आज उन्हें अपने सोने जैसे गुणवान बेटे भी तुच्छ लगे होंगे, क्योंकि मैं उन सब भाइयों का सुहागा हूँ, अर्थात सभी का प्रिय हूँ, और मैं अभागा यहाँ जेल में बंद हूँ, इसलिए वो बेटे भी उनको तुच्छ लगे होंगे। तो इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। पिता को भवानी से बहुत लगाव है। सोने पर सुहागा मुहावरे का सुंदर प्रयोग हुआ है। स्वर्ण बेटे में उपमालंकार है, अर्थात सोने के समान गुणवान। भाषा सहज सरल खड़ी बोली हिंदी है। शैली वर्णनात्मक और भावात्मक है। गुण माधुर्य रीति वैदर्भी, और डबल मात्रा आएगी इस पर वैदर्भी में। शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा दोनों है। तो ये व्याख्या का एक अंश पूर्ण होता है। इसकी पूर्ण व्याख्या अगले भाग में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।